भारत, रूस, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का एक समूह था ब्रिक्स, जिसके बारे में यह कहा गया था कि यह आने वाले समय में, जेम्स ओ'नील ने कहा था कभी कि आने वाले समय के अंदर विकासशील देशों का यह समूह विकसित देशों की चिंता बनेगा। ठीक है, जो बात रही, लेकिन आज हम 5 बड़े देश एक साथ एक समूह बनाकर रहते हैं। लेकिन पुतिन ने इस ब्रिक्स का एक अलग लेवल सेट कर दिया है। 2 समूह हैं, एक का नाम है ब्रिक्स और एक का नाम है संघाई सहयोग संगठन, एससीओ। एससीओ एंड ब्रिक्स, चाइना और रशिया मेजर भूमिका में रहते हुए इन दोनों ग्रुप्स को ईयू और नाटो का प्रतिद्वंदी बनाकर देश के सामने पेश कर रहे हैं, दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। आज के सेशन में चर्चा किस बात की है उसे समझें। चर्चा इस बात की है कि पुतिन अपने इस ब्रिक्स के चलते नाटो में सेंधमारी करने में कामयाब हो गए हैं। कैसी सेंधमारी? और साथ ही साथ जिसको ये अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं उसको भी मौका मिल गया है कि वो अपने ईयू और नाटो मेंबर्स के साथ नेगोशिएट कर सके। चर्चा कर रहे हैं हम तुर्की की, उसके साथ साथ चर्चा कर रहे हैं पुतिन की उस कारस्तानी की जिससे उन्होंने दुनिया के सामने अपने आप को एक लीडर के रूप में पेश करने का सोचा है। क्या है कहानी, विस्तार से बताते हैं आपको। कुछ दिनों पहले मैंने एक सेशन में बताया था कि चीन और भारत को करीब लाने में पुतिन कामयाब हो रहे हैं। पुतिन इन दिनों कुछ इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया के सामने जो ब्रिक्स नेशन है या एससीओ नेशंस हैं, ये लड़े नहीं। भारत और चाइना दोनों ही ब्रिक्स के मेंबर भी हैं और एससीओ के मेंबर भी हैं। पुतिन दोनों में ही शामिल हैं, तो चाहते नहीं है कि हम आपस में लड़ें। इसलिए पहला तो सेना का डिसंगेजमेंट की खबर बाहर आती है। इसके साथ साथ अब खबर आती है कि एक नाटो मेंबर है। अब ये नाटो क्या है पहले ये समझ लो, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से एक बार बताता हूं। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जिस समय पर अमेरिका और सोवियत रूस 2 बड़ी ताकत हुआ करती थी, दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई होने लगी कि हम में से बड़ा कौन। यानी कि युद्ध तो जीत गए, लेकिन विजेताओं में ही इस बात का संघर्ष हो गया कि लीडर कौन, अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा का है या सोवियत रूस जो साम्यवादी विचारधारा का है। विचारधाराओं की यह लड़ाई कोल्ड वॉर के नाम से जानी गई। दोनों देश आमने सामने कभी नहीं आए, लेकिन बाकी देशों को लड़ा लड़ाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहे। जैसे मुर्गे लड़ाना होता है, वैसे दुनिया के देशों को लड़ाते रहे। सोवियत रूस वर्सेस अमेरिका रहा, तो अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक समूह बनाया जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सैन्य गठबंधन भी था, जिसमें यह कहा गया कि अगर हमारे किसी भी देश पर किसी भी देश ने हमला किया तो हम 32 की 32 देश उस पर एक साथ हमला करेंगे। नाटो की ये जो विशेष ताकत है, यह इसे एक सैन्य गठबंधन बनाती है। ये 32 देश आपके सामने हैं और इन्हीं 32 देशों में एक देश का नाम तुर्की है, जो आपको यहां पर विजिबल हो रहा है। यह रहा तुर्की, अमेरिका के साथ में खड़ा हुआ अर्दगन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहला यहां तक समझ में आया। मतलब इनमें से कोई भी देश को अगर आपने बम चलाया तो ये 32 एक साथ आकर उसका डिफेंस करेंगे। तो क्या उस समय सोवियत रूस ने कुछ नहीं किया? सोवियत रूस ने अपना एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन का नाम दिया वारसा गठबंधन, वारसा पैक्ट किया। वारसा के अंदर उन्होंने 8 देशों का एक समूह बनाया। सोवियत रूस इटसेल्फ खूब बड़ा था, मतलब सोचो 1991 में वो 15 देशों में टूटा, तब जाकर के उसको भी रूस जैसा बड़ा देश मिला जो दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है। तो सोचो उस समय कितना बड़ा रहा होगा। तो सोवियत रूस ने वारसा एग्रीमेंट करके अपना भी नाटो जैसा एक सैन्य गठबंधन बना लिया। लेकिन इस कोल्ड वॉर में सोवियत रूस पिछड़ता चला गया और उसकी जगह पर अमेरिका लीड करता चला गया। 1991 में सोवियत रूस का पतन हुआ और पतन होने के बाद में 15 नए देश बने। उनमें से सबसे ताकतवर देश रूस था, जो सोवियत रूस की पुराने समय की जो उनकी यूएन के अंदर परमानेंट सीट है या उसकी जो लीगेसी है उसको कामयाब रखा, यानी लेकर आगे चलने में कामयाब हुआ। डन। चलिए सोवियत रूस के आगे बढ़ते हैं। अब साहब ये जो सोवियत रूस हमने बताया आपको, ये सोवियत रूस आगे चलकर, अब सोवियत रूस से 1991 में रूस बना। रूस काफी दिन तक इस द्वंद में रहा कि मुझे साम्यवाद को प्रमोट करना है कि पूंजीवाद को। तो रूस ने कहा बहती गंगा में हाथ धोते हैं, अपन भी पूंजीवादी हो जाते हैं। इन्होंने भी अपने यहां बड़ी सारी कंपनियों को स्थान दिया। धीरे धीरे रूस के अंदर वैसे ही आर्थिक उत्थान होने लगा जैसा और वेस्टर्न कंट्रीज में होता है।
आज रूस का बहुत सारा हिस्सा अपने आप को यूरोप की कल्चर में पाता है। यूराल पर्वत से पश्चिम वाला तो यूरोप ही कहलाता है। अच्छा साहब, आगे बढ़ते हैं। अब रूस ने जब पुतिन का नेतृत्व पाया तो पुतिन अपने पुराने जमाने की यादों को ताजा करते हुए कि यार हम भी एक दिन बड़े हुआ करते थे, अब वो अमेरिका को फिर से टक्कर देने के लिए उठ रहे हैं। इनके सामने मुसीबत यह है कि जहां एक और नाटो तो मजबूत होता चला गया, वहीं पुतिन के साथ कोई नहीं आया। यानी कि कोई ऐसा गठबंधन नहीं बना जो नाटो के सामने बराबर आंख में आंख डालकर खड़ा हो। पुतिन को उम्मीद जगी दो संगठनों से, एक था ब्रिक्स और एक था एससीओ। ब्रिक्स जिसमें कि भारत भी इक्वल पार्टनर था हर जानकारी का। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश जो कि बराबर से रखते थे, विकासशील देश थे, और ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की बातों को, सैन्य संगठन नहीं था बाय द वे ब्रिक्स, बस ये ध्यान रखना है, ना ही एससीओ सैन्य संगठन है ना ही ब्रिक्स सैन्य संगठन है। अब पुतिन को इसमें एक उम्मीद जगी कि यार सैन्य लड़ाई तो बाद में कर लेंगे, पहले खुद के हितों की रखवाली तो कर लें। और ऐसे में इन्होंने ब्रिक्स को अपने लिए और एससीओ को अपने लिए नाटो के विकल्प के रूप में पेश करना शुरू किया। उसी की कवायद करते करते अब ये तुर्की को अपने पाले में लाने की बात कर रहे हैं। अब सोचो, नाटो देश का जो समूह है, नाटो समूह का जो देश है तुर्की, वो ब्रिक्स में अपना इंटरेस्ट जाहिर कर दिया है, तो क्या वो नाटो छोड़कर आएगा? ये तो अलग सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि क्या नाटो कमजोर हो रहा है? क्या नाटो से तुर्की निकलकर इस समूह में इसलिए आना चाहता है कि वो यहां पर अपने हित देख रहा है, या कुछ और कहानी है? आज के सेशन में बतानी है। लेकिन न्यूज तो यह है कि साहब अर्दगन जो हैं उन्होंने हमारे साथ हाथ बढ़ा दिया है कि मैं ब्रिक्स कंट्रीज में जाना चाहता हूं। तुर्की कहां है, एक बार मैप पर देख लो। मैं तुर्की को जब भी देखता हूं इसकी स्थिति बीच के बंदर जैसी पाता हूं। मतलब यह अपनी स्थिति का लाभ लेने की सोचता है। इतिहास गवाह है कि यह दोनों तरफ झुकता रहता है, जिसे आपकी आम बोलचाल की भाषा में बिन पींदे का कहते हैं, लेकिन असल मायने में यह बीच का बंदर खेलता है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप तुर्की को ध्यान से देखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि तुर्की की लोकेशन एक तरफ ब्लैक सी उत्तर में देखती है और दक्षिण में मेडिटेरेनियन सी देखती है। इसका एक हिस्सा, मतलब इसका कुस्तुनतुनिया से दूसरा वाला जो हिस्सा है वो यूरोप में आता है। इसका चिन्नू सा हिस्सा यूरोप की टेरिटरी में आता है। बॉस्फोरस स्टेट से पश्चिम वाला जो हिस्सा है, और बाकी जो मेजर हिस्सा है वो इसका एशिया में आता है। यूरोप में जो हिस्सा आता है उसके कारण ये यूरोपियन यूनियन में मेंबर बनना चाहता है, और एशिया में जो हिस्सा आता है उसके कारण ये ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है। यानी ये दोनों का सुख लेना चाहता है, बीच का जो पड़ गया है। मतलब आप इस तरह से देखें कि यदि इसकी लोकेशन को गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि इसके एक तरफ यहां से यूरोप है, यहां से एशिया। तुर्की का थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में आता है। इसके उत्तर में यहां पर ब्लैक सी है और दक्षिण में मेडिटेरेनियन सी है। मैं आपको स्थिति बताऊं तो आप इसको और भी जूम करके अगर मैप में देख पाएं, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, यहीं से बता देता हूं, वैसे ही बता देता हूं। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के ऊपर यहां पर सी ऑफ अजोव है, यहां पर कर्च स्ट्रेट है। ब्लैक सी के बाद में यहां पर बॉस्फोरस स्ट्रेट है, यहां सी ऑफ मरमरा है, यहां पर डार्डेनलस स्ट्रेट है, यहां पर एजियन सी है, और यहां से निकलकर मेडिटेरेनियन सी है। मतलब इसके लिए बॉस्फोरस स्ट्रेट से इधर का हिस्सा तो एशिया का हो गया और इधर का हिस्सा इसके लिए यूरोप का हो गया। यह जगह बड़ी काम की रही थी। जब काम की रही थी, जिस समय पर ये लोग यूक्रेन से एग्रीमेंट करना चाह रहे थे अनाज का, ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एनीवे, तुर्की की इस समय मंशा क्या है? उसकी मंशा है कि या तो मुझे ईयू में ले लो, नहीं तो मैं ब्रिक्स में चला जाऊंगा। भारत के लिए मुसीबत यह है कि यदि ये ब्रिक्स में आया तो इसका ब्रिक्स में आना और उसी समय पर पाकिस्तान का भी साथ आना, तो भारत की मुसीबत खड़ी हो जाएंगी। तमाम चीजें हैं। ऐसे में भारत का कितना बात माना जाएगा, कितना नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। खैर, फिलहाल के लिए मैं ब्रिक्स के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी दे देता हूं। जिन 5 देशों से मिलकर ब्रिक्स बना था, अब यह बड़ा हो चुका है, और जब यह बड़ा हुआ है तो पुतिन की स्ट्रेटजी इसमें बड़ी काम की आ रही है। पुतिन अपने हितों का ध्यान रखते हुए और हम लोगों को यह बताते हुए कि देखो ये तुम्हारा भी भला होगा
इसलिए ब्रिक्स का एक्सपेंशन करते चले जा रहे हैं। आप जरा गौर करें कि पुतिन ने नाटो के सामने किस तरह ब्रिक्स को खड़ा कर दिया है। ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, इनके लोकेशन मैप भी समझेंगे। ब्रिक्स के बारे में कितनी जीडीपी क्या है, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी है कि दुनिया की कुल 29% जीडीपी ये रखते हैं, पॉपुलेशन के अंदर 46% पॉपुलेशन रखते हैं, ऑयल प्रोडक्शन 43% करते हैं और दुनिया में 25% सामानों को ये एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया भर के देश इसमें फिलहाल जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं कि साहब ब्रिक्स में हमें भी शामिल कर लो। तुर्की ने ऑफिशियली अप्लाई कर दिया, ब्रिक्स में साहब हमें शामिल कर लो, मैं ऑफिशियली आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। अगर अब ये जुड़ना चाहता है तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर गौर फरमाएं। देखें साहब, आपके सामने ये रहा रशिया। अब ये जो रशिया है ना, ये रशिया तुर्की को साथ में लेना क्यों चाहता है? क्या इसके लिए रशिया तैयार है? तो आंसर है जी हां। उसने साफ कह दिया है कि हां भाई हम रेडी हैं, अगर वो आना चाहता है तो हम बिल्कुल रेडी हैं, वैसे ही रेडी हैं जैसे हमने चीन और भारत को करीब ला दिया है, तुम्हारा भी हम लाभ ले लेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपको याद है जब रशिया यूक्रेन वॉर चला था तो उस समय पर यूक्रेन का अनाज दुनिया भर में जा नहीं पा रहा था। क्यों? जैसे ही यूक्रेन से अनाज निकले रशिया वाले जहाज गिरा दें उसका। ब्लैक सी से होकर के सामान निकालने में तुर्की रूस की बात मान रहा था। ब्लैक सी से रूस का क्या लेना देना? अरे साहब, रूस के जस्ट दक्षिण में ब्लैक सी है, यूक्रेन का तो पूरा की पूरा सी पोर्ट ही ब्लैक सी से होकर जाता है, फिर तुर्की का क्या लेना देना? अरे तुर्की तो टोल गेट लगा के बैठा है। बॉस्फोरस स्ट्रेट तुर्की के अंदर से होकर निकलती है, सी ऑफ मरमरा तुर्की में से होकर निकलता है, डार्डेनल्स स्ट्रेट जो है वो तुर्की में से होकर निकलती है। ऐसे में अगर इन भाई साहब ने रोक लगा दी कि मैं नहीं जाने दूंगा किसी का सामान, अब अगर आप जाने नहीं दोगे तो भाई साहब रशिया के लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर तुर्की को साथ मिला लिया जाए तो यूक्रेन को तो वैसे ही भूखा मार सकते हैं ये कि तेरा व्यापार ही नहीं होने देंगे। तुर्की से कह दिया रास्ता बंद कर दे, रास्ता बंद हो गया। अब अगर ये रास्ता इनके कंट्रोल में आ गया तो आप देखो ध्यान से कितना इंटेलिजेंट काम चल रहा है यहां पे। रशिया ने ब्लैक सी से होते हुए, बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में एंट्री ले ली। मेडिटेरेनियन सी के बाद में स्वेज कैनाल जिसके पास है उसका नाम क्या है? इजिप्ट। उससे कहा भैया तुम भी मेंबर बन जाओ। इजिप्ट मेंबर बन गया। इजिप्ट मेंबर बन गया तो भाई साहब स्वेज कैनाल पर कंट्रोल इनका आ गया। है इंटरेस्टिंग मूव। तो आप ये देखें कि स्वेज कैनाल को कंट्रोल में कर लिया और इधर से इनको पता है कि यहां पर बाबे मंडल स्ट्रेट में कोई दिक्कत हो तो इरिट्रिया और इथोपिया में, इथोपिया ज्यादा पावरफुल है और इरिट्रिया में ऑलरेडी चाइना वालों ने अपना बेस, जिबूती में चाइना वालों ने अपना बेस बना रखा है, तो ऐसे में इथोपिया को साथ ले लिया। मतलब स्ट्रेटेजिकल जो ट्रेड रूट्स हैं इनको पुतिन कितना स्मार्टली अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आपको नजर देनी चाहिए। पुतिन देखो कैसे यहां पर तुर्की को साथ लेने की बोलते हैं, स्वेज कैनाल वाले को साथ ले लेते हैं, बाबे मंडल के पास इथोपिया को साथ में ले लेते हैं और इधर भारत तो है ही है। भारत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, पीपीपी के आधार पर तीसरे नंबर की बड़ी जीडीपी। ऐसे में भारत और चाइना दुनिया के बड़े बाजार हैं और रूस को तो अपना कच्चा माल बेचना है, हमें तो क्या है? तेल बेचना है, हमें तो क्या है? कोयला बेचना है। ऐसे में तेल तक पहुंच सुनिश्चित कैसे करें, भारत तक माल कैसे पहुंचाएं? तो पहला आंसर है कि सर ब्लैक सी होके पहुंचा दो। दूसरा कोई आंसर है क्या? बिल्कुल है। और क्या है? बोले दूसरा आंसर यह है सर कि ईरान होकर पहुंचा दो। तो बोले चलो ईरान को भी मेंबर बना लो। तो इधर देखो ये ईरान दिख रहा, ईरान को कैसे बनाया? तो इधर देखो कैस्पियन समुद्र के अंदर खुल रहा है कौन? रशिया। कैस्पियन सागर से जहाज निकला, पहुंच गया ईरान। सर ये केवल बातें हैं, ऐसे होता है क्या? अरे हो रहा है ऑलरेडी। इस रास्ते से नॉर्थ साउथ जो ट्रेड कॉरिडोर है उससे भारत में माल पहुंचना शुरू हो गया है। ईरान को साथ में लिया, ईरान को साथ में लिया और ये लो साहब सामान इंडिया पहुंचा दिया। यानी बाजार तक माल पहुंचना सुनिश्चित हो। तो इन्होंने कितना स्मार्ट मूव बनाया है, किस तरह से पुतिन ने एक तरफ युद्ध लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से खुद को मजबूत रखने के लिए अपने सारे ट्रेड रूट और अपने उपभोक्ता पहले ही सेट कर दिए। आप देख सकते हैं कैसे तुर्की को साथ लिया, कैसे इजिप्ट को साथ लिया, कैसे इथोपिया को और कैसे ईरान को साथ ले लिया, है ना। इधर की तरफ ये दोनों तो एक साथ इनके हैं ही कि हां हम तो ब्रिक्स के नेशन हैं ही। इस तरह से इन्होंने बढ़िया तरीके से अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया। एक देश जिनको समझ नहीं आता कि यार यूएई को साथ में क्यों ले लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण साथ ले लिया क्या? नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो चिंता ही नहीं है जब इनके साथ में ईरान है। तो फिर बोले इसको यूएई को साथ में इसलिए लिया, यूएई तो
बिल्कुल अमेरिका की आधी कटी रोटी है, फिर इसको साथ क्यों ले लिया? बोले यूएई है अंतरराष्ट्रीय बाजार, मतलब यूएई से ही दुनिया भर के सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। आज अगर इंडिया भी रूस को पेमेंट करता है तो अगर वाया चैनल यूज करना हो तो यूएई को एज ए वाया चैनल यूज किया जाता है। तो यूएई दुनिया का एक बाजार है जिसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि भाई तुम बीच में मांडोली के लिए रहना। तो रशिया ने कितना स्ट्रेटेजिकली सारे काम किए हैं आप समझें कि उसने प्रॉपर अपने लिए तुर्की का उपयोग रास्ता पकड़ने के लिए, इजिप्ट का उपयोग रास्ता पकड़ने के लिए, ईरान रास्ता बनाने के लिए, सऊदी यूएई बाजार बनाने के लिए, और कहां तक पहुंचना है? इन दोनों तक पहुंचना है। समझे आप? इतनी सी बात है। अपने आप का प्रभुत्व स्थापित करना है। देखो भारत के हित किसमें है? भारत कैसे शांत हो सकता है? भारत के हित इसमें है कि सर मेरा झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो झगड़ा नहीं होना चाहिए, भारत और चीन आपस में मत झगड़ो भाई, मैं करूंगा मध्यस्थता। अच्छा, दूसरा, भारत के हित किसमें है? सस्ता तेल मिलता रहे, मैं सस्ता तेल पहुंचाऊंगा, रास्ता मैंने बना दिया। भाई आज भारत की सरकार भी तो एक्सप्रेस हाईवेज बनाने पे फोकस कर रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया जा रहा है। ये भाई साहब दूसरे तरीके से चल रहे हैं, बोले तुम अपने देश में हाईवे बनाओ, मैं इंटरनेशनल हाईवे बनाता हूं, इंटरनेशनल रास्ते बनाता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये भाई साहब उस रास्ते पे निकले हुए हैं। हमको अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि 3-3 रास्ते होंगे माल पहुंचने के लिए। अब ऐसे में हमको भी अपना हित दिख रहा है, तो ब्रिक्स के केस में हम चुप बैठेंगे, हाँ ठीक है चलते रहो भाई, तुमको तुर्की लेके आना है ले आओ, हम तक तो माल पहुंचना क्या है, हमें तो क्या है केवल माल चाहिए। इंटरेस्टिंग एक चीज और जान लीजिएगा, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट मित्र नहीं होता। अगर किसी को लगता है कि परमानेंट मित्रता होती तो अमेरिका कभी पाकिस्तान का साथ ना छोड़ता, ऐसे ही रूस कभी पाकिस्तान का हाथ ना पकड़ता। तो कोई परमानेंट मित्र नहीं, कोई परमानेंट शत्रुता नहीं, केवल इतना है कि किसके हित किस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन्होंने किस प्रकार से इस पूरी पटकथा को रचा वो मैंने आपको पहले बता दिया कि तुर्की का उपयोग कैसे। ये देख लो, मैंने आपको बताया था ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट, यहां से मरमरा सी, डार्डेनलिस स्ट्रेट, एजियन सी, और यहां से होते हुए आपके सामने मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच बनाई। ये मैंने आपको समझा दिया, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कैसे कैसे क्या हो सकता है। अब दूसरी बात आती है कि ये तो सबका उपयोग इन्होंने कर लिया, अब ये बताओ तुर्की हमारे साथ आना क्यों चाहता है? एक तरफ नाटो मेंबर्स हैं, एक तरफ ब्रिक्स है। क्या ब्रिक्स इतना पावरफुल हो गया क्या कि वो उनको छोड़कर हमारे यहां आ जाएगा? ना 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 ना, नाटो नहीं छोड़ रहा वो। नाटो को उसने मना थोड़ी किया कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तो बोले फिर उसने यूरोपियन यूनियन को धमकाया है कि मैं तुम्हें ज्वाइन ना करके ब्रिक्स को ज्वाइन कर लूंगा। देख लो, यूरोपियन यूनियन। हाँ, अब मैं आपको तुर्की की दुखती हुई नब्ज बताता हूं। नब्ज क्या है? असल में क्या है कि अर्दगन जो है ना, ये बढ़िया मांडोली करना जानते हैं, मतलब बार्गेनिंग करना जानते हैं। इनकी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी है क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी है ना। आप इनकी लोकेशन देखें, मैंने पहले भी बताया, फिर से एक बार बताता हूं, आप इसकी लोकेशन देखें, ये कहां डला हुआ है, ये मैप देखें कहां गया भाई, इसकी लोकेशन देखें, ये तुर्की है। आपको ये लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नजर आएगी क्योंकि एक तरफ यूक्रेन है, एक तरफ रशिया है। इनको माल अगर भेजना है तो आप वाया तुर्की ही होकर भेजेंगे। आपका रास्ता, यूक्रेन को समुद्र मिले ही ना, अगर ये वाला रास्ता ना मिले तो इसको अपनी लोकेशन पता है, और इस्तांबुल से इधर वाला जो हिस्सा है ये यूरोप में आता है। तो तुर्की क्या कहता है यूरोपियन यूनियन के देशों से कि मुझे भी यूरोपियन यूनियन में शामिल करो। क्या कहता है? मुझे भी यूरोपियन यूनियन में शामिल करो। अगर यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं किया तो मैं ब्रिक्स में चला जाऊंगा। बोले ब्रिक्स में क्यों? बोले ईरान पहले ही जा चुका है, मैं भी चला जाऊंगा। मतलब ये बीच का होने का फायदा ले रहा है। आप देखो, इधर की तरफ यूं चला जाऊंगा, इधर की तरफ इधर आ जाऊंगा। ईरान तो आ गया ना ब्रिक्स में, तो ईरान ब्रिक्स में आ गया तो बोले मैं ब्रिक्स में चला जाऊंगा। देख लो वो जो हटी बच्चा नहीं होता वैसे हरकत कर रहा है। आप पूछेंगे यूरोपियन यूनियन में, इसने ब्रिक्स में तो अप्लाई कर दिया, क्या यूरोपियन यूनियन में अप्लाई किया? भाई यूरोपियन यूनियन में इसने कोई 20 साल पहले अप्लाई किया हुआ है, वो ले ही नहीं रहे इसको, ये ले ही नहीं रहे। मैं आपको बताऊं इधर, मतलब ये प्रमाण देखो कि तुर्की ने कहा कि वो रशिया वारशिप को नहीं रोकेगा ब्लैक सी में, इसको खूब कहा था युद्ध के दौरान रोक दो, बोल नहीं रोकूंगा। तो ये कुल मिलाकर के इसकी कहानी को आगे लेकर चलते हैं। तो तुर्की ने पहले क्या किया, यूरोपियन यूनियन को कहा कि मुझे अपने साथ मिला लो, लेकिन यूरोपियन यूनियन वालों ने इतने सारे पैमाने सेट कर रखे हैं कि अगर हम तक पहुंचना है तो कई लेवल की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। जैसे आईएएस बनना है तो प्री मेंस और इंटरव्यू देना होता है, इनने कई लेवल की परीक्षाएं रख रखी हैं। यूरोपियन यूनियन में फिलहाल 27 देश शामिल हैं।
तुर्की इनमें शामिल होना चाहता है और तुर्की को शामिल होने के लिए तमाम प्रकार की मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए यूरोपियन यूनियन का मैप अगर आप देखें तो तुर्की को इसमें पिंकिश दिखाया हुआ है, लिखा हुआ क्या है, करंट में है तो सही लेकिन एक्टिव एक्सेशन टॉक्स नहीं है इसके साथ, यानी कि इसको अभी एंट्री पॉइंट नहीं मिला हुआ है। मतलब हमारी बात तो चल रही है लेकिन इसको लाभ नहीं मिल रहा है। अब आप पूछेंगे यूरोपियन यूनियन ज्यादा अच्छा है इसके लिए कि ब्रिक्स अच्छा है? देखो, तुर्की के लिए सही मायने में देखा जाए, अगर मैं तुर्की की जगह बैठकर चर्चा करूं तो तुर्की के लिए ईयू ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? ईयू डेवलप्ड देशों का एक समूह है और वो ऐसे देश हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम 25,000 यूरो से ऊपर है, बहुत कम पॉपुलेशन है, दुनिया का लार्जेस्ट ऐसा समूह है जो एक साथ ट्रेड डील नेगोशिएट करना जानता है, व्यापारिक हित, अपने हितों की रक्षा करना, पूरी दुनिया में एज ए ब्लॉक सबसे ऊपर खड़ा होना, अमेरिका से भी ऊपर निकल जाना अगर सब देश एक साथ खड़े हो जाएं तो। इस तरह से इसकी जो जीडीपी है ना पर हेड वो 25,000 यूरो से ऊपर पहुंचती है। ऐसे में ईयू के 27 देशों के रूप में अगर एंट्री करता है तो इसको बहुत सारे ट्रेड बेनिफिट होते हैं, इसको यूरोप वाली फीलिंग आती है। इसने खूब मगजमारी करी कि भाई मुझे साथ में मिला लो, इसको साथ में मिलाया नहीं गया। 1987 में अप्लाई किया था, आप सोच के देखो, इसने 1987 में अप्लाई किया था कि भाई मुझे एंट्री करा दो। 2005 में इसने अपनी तरफ से एडिशनल प्रोटोकॉल में अप्लाई किया कि मुझे साथ में मिला दो, लेकिन भाई साहब इनने इतने सारे लेवल तैयार कर रखे कि इतने लेवल की परीक्षा पास करोगे तब जाके एंट्री होगी। तो इस बात पर ये भड़क करके पिछली साल बोले कि अगर तुम लोगों ने मुझे इतने सालों में भी 30-35 साल से चर्चा करवा रहे हो, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, अगर तुम लोगों ने एंट्री नहीं दी तो मैं जाकर ब्रिक्स में शामिल हो जाऊंगा। तो आप देखो, तुर्की ने ऑफिशियली 1999 में आवेदन किया, 87 में प्लान किया यूरोपियन कमीशन में एंट्री करने का, उसके बाद में यूरोपियन यूनियन में 99 में अप्लाई किया और उसके बाद भी इसको अभी तक मेंबरशिप नहीं दी गई। तो ये धमका रहा है कि मैं जाकर उसमें शामिल हो जाऊंगा ताकि मुझे बढ़िया तो अच्छे से मदद मिल सकेगी, मैं कहीं पर भी आ जा सकूंगा, तुर्की के नागरिक कहीं भी आ जा सकेंगे और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाऊंगा। तो ब्रिक्स में अगर ये आना चाहते हैं तो हमारे लिए तो फायदा ही है, रशिया के लिए भी फायदा है, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की का ये बयान देना ये उसके दोगले रवैये को दिखाता है कि ये बार्गेनिंग कर रहा है कि मुझे इस देश में लो या इस देश में लो। अब देखना होगा आगे आने वाले समय पर ये देश किस प्रकार से फैसला लेते हैं, क्या ये अपने साथ आते हैं। ऑलरेडी पुतिन की और इनकी ठीक ठाक बनती है क्योंकि ये हमेशा बार्गेनिंग करने के लिए ही जाने गए हैं। ये वही आदमी है जो कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है अपने रास्ते के कारण। तो अभी देखना होगा कैसे होता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जानकारी साझा करें।